हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के जो जो हमारा जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार पूर्वक पूरा एक्सप्लेन में पढ़ा था। एंड आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, और यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने जो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि जो मगध महाजनपद था वो उन सभी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, है ना। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो महाजनपद था वो कौन सा था? मगध था। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो मगध था वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था, ठीक है। उसकी जो सफलता थी उसके पीछे क्या रीज़न था, ठीक है। इतना पावरफुल होने के पीछे मगध के क्या रीज़न था, तो इसी को आज के वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जो टॉपिक मैंने लिखा है मगध की सफलता के कारण, ठीक है। मगध जो साम्राज्य था उसकी सफलता के क्या कारण थे? तो पहला कारण देखिए फ्रेंड्स, मगध की भौगोलिक स्थिति। जो मगध की भौगोलिक स्थिति थी, ठीक है ना, वो किस प्रकार की थी उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, मगध की 2 राजधानियां थीं। पहली राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगीर थी। इसके बाद पाटलिपुत्रा बनी, ठीक है ना। तो ये सभी आप लोग को पता है कि पहली राजधानी गिरिब्रज यानी कि जो राजगीर है ना। एंड दूसरी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा। ये दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। आइए देखते हैं। देखिए, गिरिब्रज जो था वो 5 पहाड़ियों वराह, वृषभ, ऋषिगिरी, चैत्य तथा व्यवहार से घिरा था और प्राकृतिक रूप से एक अभेद्य पहाड़ी दुर्ग था, ठीक है। अभेद्य पहाड़ी दुर्ग यानी कि जिसे भेदा ना जा सके। दुर्ग मतलब जिसको क्या गया, किलेबंदी जिसकी की गई हो चारों तरफ से, है ना। तो ये प्राकृतिक रूप से किलेबंदी थी उसकी। दुर्ग जो था वो चारों तरफ से जो मगध जो था वो इससे घिरा हुआ था, ठीक है। नेचुरल रूप से घिरा हुआ था क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, है ना। और 5 पहाड़ियां कौन कौन सी थी? वराह, वृषभ, ऋषिगिरी, चैत्य तथा व्यवहार, ठीक है। आगे देखिए। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प में इन 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी तथा व्यवहारगिरी वर्णित है, ठीक है। जो 5 पहाड़ियां जो हमने ऊपर देखी अभी, उनका जो नाम है वो जैन ग्रंथ जो है विविध तीर्थकल्प, ठीक है, ये एक जैन ग्रंथ है। इनमें जो इन 5 पहाड़ियों के जो नाम वर्णित हैं, जो लिखे गए हैं, जो हमें पाए गए हैं, हमने पाया है, वो क्या है? विपुलगिरी है, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी तथा व्यवहारगिरी वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने क्या देखा कि पहली जो राजधानी थी गिरिब्रज, वो चारों तरफ से पांचों तरफ से क्या थी? 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, है ना। तो दूसरी जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, अब इसकी क्या खासियत थी भाई, इसे भी देख लेते हैं। तो जो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा जो थी, एक जल दुर्ग था। जिस प्रकार से पहली राजधानी जो थी वो प्राकृतिक रूप से एक पहाड़ी दुर्ग था, ठीक है ना। पहली जो राजधानी थी वो क्या था? एक पहाड़ी दुर्ग था, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो दूसरी राजधानी थी मगध की, जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्रा, वो क्या थी? एक जल दुर्ग था जो कि 3 नदियों, कौन कौन सी नदी? गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित था, ठीक है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें और क्या क्या था। मगध के समृद्धि के पीछे जो क्या रीजन था, क्या कारण था, वो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो केयरफुली आप लोग इसे सुनिए, ठीक है। लोहे के समृद्ध भंडार का होना, ठीक है।
लोहे के समृद्ध भंडार का होना। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लोहा है, आयरन है, तो आप उसका उपयोग करोगे ना अपने जो वेपन्स बनाने के लिए। तो इनके पास लोहे का बहुत ज़्यादा भंडार था। योग्य राजाओं की श्रृंखला का होना, ठीक है। मगध पहला राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, ठीक है। मगध जो था, इसने युद्ध में पहला ये ऐसा राज्य था जिसने कि हाथियों का युद्ध में प्रयोग किया था, ठीक है। क्योंकि मगध में जंगल पहाड़ थे, जंगल थे, तो वहां पर जो है हाथी इनको पाए जाते थे, ठीक है ना। तो ये लोग हाथियों को ट्रेंड करते थे और उनका युद्ध में इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सभी जो है मगध की सफलता के कारण बने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मगध का समाज रूढ़ी विरोधी था। दूसरे, मगध का वैदिकीकरण हाल में ही हुआ था, इसलिए पहले से ही वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए उत्साह अधिक था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो देखिए जो मगध के जो सफलता का जो कारण था, ठीक है ना, उसकी भौगोलिक जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, ये हमने पढ़ लिया और आई होप कि आपको वो समझ भी आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला बृहद्रथ वंश था, ठीक है। अगर हम पुराणों की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला बृहद्रथ वंश था, ठीक है। उसके पुत्र जरासंध ने गिरिब्रज यानी कि राजगृह को मगध की पहली राजधानी बनाया, ठीक है। जरासंध ने जो गिरिब्रज थी यानी कि राजगृह को पहली राजधानी बनाया। ये हम किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ये हम पुराणों के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, अगर हम पुराणों के अनुसार चले तो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है ये कि इस नगर के अन्य नाम, ठीक है, इस नगर के अन्य नाम क्या है, कुशाग्रपुर, वसुमती, मगधपुर, बृहद्रथपुर एवं बिंबिसारपुरी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हमने पुराणों के अनुसार तो देखा, अब हम बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है हमें क्या जानकारी मिलती है उसे देखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश हर्यक वंश था, ठीक है ना। पुराणों के अनुसार कौन सा वंश था, बृहद्रथ वंश था। लेकिन जहां अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश हर्यक वंश था। इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा हमें प्रमाणित ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो भी शासक बना, ठीक है ना, हर्यक वंश का जो भी शासक बना उसने क्या किया था, अपने पिता की हत्या करने के बाद वो शासक बना था, इसलिए इसे जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार नहीं था, क्योंकि महावंश के अनुसार बिंबिसार के पिता ने उसका 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से जो है ये इंपॉर्टेंट है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार के पिता ने उसका 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया था। तो इस बात से क्या हमें समझ में आता है, इस बात से हमें ये पता चलता है कि यदि उसका 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ था, अर्थात उससे पहले उसके जो पिता होंगे वही राजा होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इस वंश का संस्थापक बिंबिसार नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वास्तविक संस्थापक की बात करें फ्रेंड्स, तो जो मगध का जो वास्तविक संस्थापक होगा, ठीक है ना, जो हर्यक वंश का, वो कौन होगा, वो बिंबिसार ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार, इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, ठीक है। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। इसकी उपाधि देखिए श्रेणिक या सैन्य, इसे सैनिक भी कहते हैं, ठीक है। श्रेणिक जो थी या सैन्य, ये इसकी उपाधि थी। राजधानी
राजगृह या बिंबिसारपुरी। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। हालांकि जो ऐसा हमने जो ऊपर देखा कि महावंश में ये लिखा गया है कि बिंबिसार के पिता ने उसका 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक किया था, तो इसका मतलब था कि उसके जो पिता थे वो पहले राजा थे। ठीक है ना। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है उसे किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, बिंबिसार को जो है वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए आपसे तो वो होगा बिंबिसार। चलिए आगे देखिए। बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस या क्षेत्रोजस था। क्या था? बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस या क्षेत्रोजस था। क्षेमजीत, हेमजीत एवं भट्टिय उसके अन्य नाम थे। ठीक है ना। क्षेमजीत, हेमजीत एवं भट्टिय उसके अन्य नाम थे। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार बिंबिसार हर्यक कुल का था। ठीक है ना, तो हम जानते ही हैं कि हर्यक वंश का था। तो अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, ठीक है ना। अब इससे हमें जो है ये भी पता चलता है कि बुद्ध चरित्र जो है ये किसने लिखी है? ये अश्वघोष की रचना है। ठीक है, तो अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार बिंबिसार जो था वो हर्यक कुल का था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को हराया। उसकी अंग विजय की पुष्टि दिग्निकाय एवं महावग से होती है। ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया था? अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को हराया था और इसकी पुष्टि हमें कहां से मिलती है? दिग्निकाय और महावग से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसने अंग की राजधानी चंपा का उपराजा अजातशत्रु को बनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंग की राजधानी क्या है? चंपा। ठीक है, आगे बढ़िए। बिंबिसार ने मुख्यतः 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। जो बिंबिसार था उसने मुख्यतः 3 राजवंशों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, यानी कि विवाह किया था। तो पहला देखिए, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से उसने विवाह किया था। ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से उसने विवाह किया था। किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, किससे विवाह किया था? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। चलिए अब देखिए, जब उसने महाकोसला से विवाह किया था तो उसे दहेज के रूप में काशी मिला, जिससे कि उसे 1 लाख वार्षिक आय प्राप्त होती थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसकी मृत्यु पति वियोग में उसी दिन हुई जिस दिन बिंबिसार की हत्या हुई थी। यहां हम महाकोसला के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, महाकोसला बौद्ध ग्रंथ जो है उसके अनुसार ये बताया जाता है उसमें कि उसकी जो मृत्यु थी, यानी कि जो महाकोसला थी उसकी जो मृत्यु थी वो पति वियोग में उसी दिन हो गई थी जिस दिन की बिंबिसार की हत्या हुई थी। ठीक है, यानी कि दोनों जो हैं एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। दूसरा देखिए, पहला तो संबंध आपने देखा वैवाहिक संबंध कि किससे किया? कौशल नरेश जो थे प्रसेनजीत उनकी बहन थी महाकोसला, उससे। ठीक है, दूसरा जो था वो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना से विवाह किया था। ठीक है ना, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक, इनकी पुत्री थी चेलना, इससे विवाह किया था। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार को कारागार में रखने पर वही उसके लिए भोजन लेके जाती थी। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में रख दिया तो जो चेलना थी वही उसके लिए भोजन लेकर के जाती थी। ठीक है, आगे देखिए जो तीसरा था। देखिए हम लोग यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो वैवाहिक संबंध है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला हमने देखा कौशल नरेश की जो बहन थी उससे वैवाहिक संबंध किया। दूसरा जो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक थे उनकी पुत्री चेलना के साथ। एंड तीसरा देखिए पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा। ठीक है, पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी क्षेमा या खेमा से विवाह किया। क्षेमा ने ही कौशल के शासक प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है, कि क्षेमा ने ही कौशल के शासक प्रसेनजीत को क्या किया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो बिंबिसार के जो महत्वपूर्ण, जो मुख्य रूप से जो वैवाहिक संबंध थे, ठीक ना, कौशल नरेश की जो बहन थी महाकौशला, उनके साथ, दूसरा लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ, और तीसरा पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा के साथ। और क्षेमा ने ही क्या किया था, कौशल के शासक प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में शिक्षा दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्हीं से सवाल बनते हैं आपके, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अब जो जैन लेखक हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि बिंबिसार ने कारागार में जहर खा लिया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र कुणिक, हल, वेहल, अभय, नंदीसेन एवं मेघ कुमार थे। ठीक है, और यदि हम बौद्ध लेखक की बात करें तो बौद्ध लेखक के अनुसार अजातशत्रु, विमल, कोंडाना, वेहल और सीलवत उसके पुत्र बताते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस कि जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र कौन हैं और बौद्ध लेखक जो है उनके अनुसार उसके पुत्र कौन हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक राज्यवैद्य जीवक को बुद्ध एवं संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक राज्यवैद्य, इसका निजी चिकित्सक और राज्यवैद्य था जीवक, उसको उसने बुद्ध एवं संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। ठीक है ना, बुद्ध एवं संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। किसे? जीवक को। चलो आगे देखते हैं। उसने गांधार के शासक पुक्कुसाती एवं अवंती के शासक प्रद्योत से कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भाई और क्या क्या बातें हैं। अब देखो, उसने जीवक को अवंती भेजा जिसने वहां के शासक चंड प्रद्योत को पांडु रोग यानी कि पीलिया से मुक्त किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बिंबिसार है उसने जीवक को अवंती भेजा था। अवंती का शासक कौन था? चंड प्रद्योत। ठीक है, चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था यानी कि पीलिया हो गया था, उससे मुक्त कराने के लिए उसने जीवक को अवंती भेजा था। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के राज्य में 80,000 ग्राम थे। उसके साम्राज्य का विस्तार 300 योजन तक था, जिसे अजातशत्रु ने बढ़ा करके 500 योजन कर दिया। चलिए आगे देखिए। बिंबिसार ने समस्त भिक्षुओं के लिए तर्पण, यानी कि तर्पण का क्या मतलब होता है? नदी पार करने का शुल्क, नदी पार करने का शुल्क जो था उसे निशुल्क कर दिया। यानी कि पहले जो था, इससे पहले अगर भिक्षुओं को नदी पार करनी होती थी तो उसका शुल्क देना पड़ता था, टैक्स देना होता था, लेकिन इसे बिंबिसार ने क्या कर दिया? निशुल्क कर दिया। तर्पण को, नदी पार करने को उसने निशुल्क कर दिया। आगे देखिए। बिंबिसार के प्रशासनिक अधिकारियों में कोलिये यानी कि मंत्री, ठीक है, कोलिये यानी कि मंत्री, सुमन यानी कि मालाकार, यह प्रतिदिन बिंबिसार को बेली के फूल देता था। कुंभा घोषक यानी कि कोषाधिकारी तथा व्यक्तिगत अधिकारियों में कोलिविस प्रमुख थे। चलो आगे देखते हैं। मगध का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? महागोविंद। ठीक है ना, मगध का प्रसिद्ध वास्तुकार था महागोविंद। उसी के निर्देशन में बिंबिसार की राजधानी राजगृह का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, महागोविंद के ही निर्देशन में बिंबिसार की जो नई राजधानी थी राजगृह, उसका निर्माण किया गया था।
महावंश के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के 8 वर्ष पूर्व अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए, महावंश के अनुसार बुद्ध की मृत्यु, यहाँ देखिए, बुद्ध की मृत्यु के 8 वर्ष पूर्व, यानी कि बुद्ध के मरने से 8 वर्ष पहले अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, और खुद शासक बन गया। तो आई होप कि आपको अभी तक जो भी मैंने बताया, जो भी पढ़ाया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बहुत लाती रहती हूँ, और आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और भी इस तरीके के वीडियोस आप लोग के लिए लेके आती रहूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए अब आप लोग वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।